बच्चों नमस्कार। आज हम आपसे जो मेरा कोर्स है सामान्य हिंदी, उस कोर्स के पाठ्यक्रम के संदर्भ में चर्चा करेंगे और इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे और वे चैप्टर किन किन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हम सबसे पहले आपको अपना पाठ्यक्रम एक एक करके यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं और उसमें हम आपको बताते जाएंगे कि ये जो किस किस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आपको पूरा सिलेबस बता करके और यह आपका पाठ्यक्रम जो सामान्य हिंदी हम यहाँ पर पढ़ाएंगे, वह जो किन किन परीक्षाओं में, जैसे सिविल सर्विसेज के साथ साथ वनडे एग्जामिनेशन में जो हमारा समग्र पाठ्यक्रम, यह जो हम आपको इस वीडियो के थ्रू जो आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे, वह सब पाठ्यक्रम वह जो कैसे कैसे पढ़ा जाए और उसमें से कौन सा चैप्टर किस परीक्षा के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इन्हीं सब बिंदुओं पर हम आप चर्चा करने जा रहे हैं। यहाँ हम लोग सबसे पहले जो पाठ्यक्रम पर जो बात करेंगे, सामान्य हिंदी। देखो बच्चों, एकदम शुद्ध लिखना बोलना। जो व्यक्ति शुद्ध लिखता है, जो व्यक्ति शुद्ध बोलता है, वही छात्र छात्रा जो परीक्षा में बना रहता है। जैसे हमने लिखा हिंदी, यही शब्द अगर हम इस तरह से लिख दें हिंदी, आधार न लगा करके हिंदी, तो यह हिंदी लेखन में यह शब्द गलत हो गया, चूँकि यह जो है पंचमाक्षर है। अब आप जानते हैं पंचमाक्षरों का प्रयोग संस्कृत में होता है, इसका प्रयोग हिंदी में नहीं होता। तो जो सबसे पहले हम लोग जो शब्द लिखते हैं सामान्य हिंदी, उसमें हिंदी में जो आधार न है वह हम नहीं लिखेंगे। ये मेरा कहने का आशय यही था कि आप लोग हर शब्द को ध्यान से सुन करके और उसे वह शब्द कैसे लिखा जाएगा, वहाँ पर वर्ण और उसकी मात्रा, इन सब बिंदुओं पर विशेष रूप ध्यान देंगे। तो हम यहाँ पर आपको सबसे पहले सामान्य हिंदी का समग्र पाठ्यक्रम, जिस पॉइंट ऑफ व्यू पर हम आपसे अपने पूरे कोर्स में चर्चा हम आपसे करेंगे, वह जो है वह एक पार्ट किन किन परीक्षाओं में पूछा जाता है, वही सब चीज़ें आपको हम समझाने जा रहे हैं। पाठ्यक्रम, यह मेरा सामान्य हिंदी का पाठ्यक्रम, जैसा कि पहले से आपको हम कहे हैं कि यह जो सिविल सेवाएं होती हैं, जिसमें पीसीएस मेंस एग्जाम, लोअर सबऑर्डिनेट और जो है जो आरओ एआरओ का एग्ज़ाम होता है, चाहे वह प्री का हो चाहे मेंस का हो, इन कमीशन की परीक्षाओं के साथ साथ या वनडे एग्जामिनेशन के जो पेपर होते हैं, दरोगा, पुलिस एसआई, पुलिस दरोगा, लेखपाल, ये जितनी भी परीक्षाएं होती है, एक दिवसीय परीक्षा, जिसमें कि मैथ, हिंदी और कहीं के रीजनिंग हिंदी के साथ जीएस का पाठ्यक्रम होता है। तो यह मेरा प्रयास रहता है कि मेरा विद्यार्थी, वह चाहे वनडे एग्जाम का हो चाहे वह सिविल सेवा का हो, वह जो तैयारी में अपनी गहराई लाए, वो जो विषय की परख उसमें इतनी विहंगम प्रकार की होनी चाहिए, उसका कॉन्सेप्ट इतना विहंगम रूप से विकसित होना चाहिए कि चाहे वह परीक्षा छोटी हो चाहे वह बड़ी हो, वो जो जहाँ कहीं भी पार्टिसिपेट करे, वह जो क्वेश्चन उसको अपने नोट से मिले। तो यहाँ पर हम इसमें पहला चैप्टर बनाते हैं, लिखिएगा नहीं, आप केवल सुनिए ध्यान से। भाषा की उत्पत्ति एवं विकास। भाषा की उत्पत्ति एवं विकास। हम आपको इस प्रयास में एक चैप्टर और वह किन किन परीक्षाओं में पूछा जाता है और उसमें किन किन बातों का अध्ययन हम करते हैं, हम इसी बात पर आज आपसे चर्चा करने आए हैं। यह जो भाषा की उत्पत्ति एवं विकास के अंतर्गत हम पढ़ते हैं हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाएं। हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाएं। ये जो भाषाएं शब्द हम लिख रहे हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये इस तरह से लिखेंगे भाषाएं। आप जो वीडियो देखे होंगे किसी का, जो कुछ अन्य टीचर्स जो आप पढ़ाने आएंगे, वे जो जाने अनजाने में यहाँ पर लिख देंगे ऐसे भाषाएं, ये शब्द गलत हो गया। ये आगे चल जब हम लोग पढ़ेंगे तो कहाँ पर ए होगा
कहाँ पर य के ऊपर जो ए की मात्रा लगती है वो होगा। इन सब बातों पर हम आपको प्रकाश डालेंगे, लेकिन अभी हम जैसे लिख रहे हैं आप बातों को ध्यान देते रहिएगा। तो यह मेरा प्रथम चैप्टर होता है भाषा की उत्पत्ति एवं विकास, जिसमें हम ये देखते हैं कि भारत में हिंदी सहित जो अन्य भारतीय भाषाएं हैं उन सबका एक क्रमबद्ध विकास कैसे हुआ। और आज की जो हमारी जो हिंदी भाषा है जिसमें टंकण, लेखन और मुद्रण के कार्य संपन्न किए जाते हैं, वह हमारी आज की में जो वर्तमान जो हिंदी है वह भाषा कैसे विकसित हुई और वह किस मूल स्रोत से विकसित हुई है, इन सब बिंदुओं पर इसमें हम करते हैं चर्चा। ये आपका पाठ्यक्रम मुख्य रूप से ये जो टीजीटी पीजीटी ये आपको पता होगा माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से एग्जाम होता है। टीजीटी पीजीटी, नेट एंड जेआरएफ के जो एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर ही पूछे जाते हैं। लेकिन कभी कभी हमने देखा है कि जो परीक्षाएं, प्रतियोगी परीक्षाएं जो होती हैं, ये आपकी कमीशन के एग्ज़ाम होते हैं, लखनऊ वाले कमीशन जो आपके दरोगा, लेखपाल, ग्राम विकास अधिकारी, जो इस तरह के एग्ज़ाम होते हैं, वहाँ पर कभी कभी 2-3 प्रश्न इस पार्ट से पूछ लिए जाते हैं। तो हमारा जो सामान्य हिंदी का पाठ्यक्रम है वह आपको संपूर्ण जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उसका पूरा मैटर कलेक्शन जो कराने का प्रयास मेरे द्वारा अपनी कार्यशाला में किया जाता है। तो जो है उसी प्रयास के चलते हम इस चैप्टर को शामिल करते हैं, ताकि जो भी विद्यार्थी जो हमसे पढ़े रहे वो जो है वह किसी भी पार्ट का कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आए तो जो है उसे परीक्षा बलिबान करने में समर्थ रहे। ये जो पहला चैप्टर है भाषा की उत्पत्ति एवं विकास, इसमें हम लोग पढ़ते हैं, जैसा कि आपको पता है कि हमारी सबसे प्राचीन भाषा है संस्कृत, जिसे हम देववाणी कहते हैं। बच्चों ध्यान दीजिएगा, एक भी शब्द आप कहीं लिखिएगा नहीं, देववाणी। यह जो संस्कृत का प्रवेश जो भारत में हुआ था वह आर्यों से हुआ था। इस कारण से संस्कृत को आर्यों की भाषा भी कहा गया है, आर्यों की भाषा। जैसा कि बच्चों आपको पता है, जब भारतीय इतिहास पढ़ते हो, जहाँ आप जो चैप्टर पढ़ते हैं वैदिक सभ्यता एवं संस्कृत, उस वैदिक सभ्यता एवं संस्कृत के संस्थापक जो कि आर्य लोग थे, जो कि मध्य एशिया से भारत आए हुए थे, और ये लोग भारत में आकर के सबसे पहले सप्त सैंधव क्षेत्र पर निवास किए थे। सप्त सैंधव क्षेत्र, यह चैप्टर जब हम आपसे पूरी तरह डिस्कस करेंगे, मतलब प्रॉपर वे में जब हमारा पाठ्यक्रम शुरू होगा तो हम आपको जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो जो आर्यों की बैकग्राउंड, ये कहाँ के मूल निवासी थे, ये भारत में आकर सर्वप्रथम कहाँ पर निवास किए, और जो इनके साथ आर्यों के साथ जो भारत में संस्कृत भाषा का प्रवेश हुआ। देखो बच्चों, यहाँ हमारा टॉपिक है भाषा की उत्पत्ति एवं विकास। तो हमें उस भारतीय इतिहास का जो चैप्टर है अर्थात वैदिक सभ्यता संस्कृति, उससे कोई लेना देना नहीं है। किंतु जो आर्य थे जब ये भारत आए, उनके साथ भारत में संस्कृत भाषा का प्रवेश हुआ। तो जो है इस कारण से भाषा की उत्पत्ति एवं विकास के संदर्भ में जब हम इन बातों का उल्लेख करते हैं तो हमें कुछ न कुछ इसका स्रोत उस वैदिक सभ्यता और संस्कृत से जाकर संबंधित करना पड़ता है। ये आप पढ़ रहे हो सामान्य हिंदी में, आप जो प्रथम पाठ्यक्रम भाषा की उत्पत्ति एवं विकास, फिर इसी चेन से, इसी सोर्स से जुड़ी हुई बातें जब आगे डिटेल होंगी तो यहाँ पर आपको भारतीय इतिहास का वह चैप्टर वैदिक सभ्यता संस्कृति से जुड़े हुए भी कुछ पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। यह जो है ये हमने बताया भाषा की उत्पत्ति एवं विकास का जो पार्ट है, ये हम आपको किस क्रम में पढ़ाते हैं हम इस पर देखें। यहाँ हम लोग पहले पढ़ते हैं भाषा की परिभाषा। यहाँ पर भाषा को डिफाइन कर देते हैं।
नेक्स्ट पढ़ते हैं भाषा की प्रकृति, भाषा के अंग, भाषा के विविध रूप। यह तो जनरली यह भाषा चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत, चाहे तेलुगु, चाहे तमिल, चाहे कन्नड़, चाहे मराठी, किसी भी प्रकार की कोई भी भाषा हो, उस भाषा की डिफिनेशन, उसकी प्रकृति, उसके अंग, उसके रूप किस प्रकार के होते, ये तो कॉमन पार्ट हो गया। अब यहाँ से हम पढ़ते हैं भाषा की उत्पत्ति एवं विकास, जिसे विद्वानों ने 3 कालखंडों में बांटा है। यहाँ पर पहला हम पढ़ते हैं प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल, जिसमें हम पूरी तरह से संस्कृत वांग में जो है संस्कृत साहित्य में कौन कौन से टेक्स्ट लिखे गए, या हम यूँ कहें वैदिक काल में, ये जो हमारी वैदिक काल के इतिहास जानने के स्रोत हैं, जो कि वेद हैं, वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, और सबसे लास्ट में उपनिषद ग्रंथ, जो कि सभी जो संस्कृत भाषा में लिखे गए, जो कि ऋषियों मुनियों के द्वारा लिखे गए, जो कि देवी देवताओं को समर्पित रहे। तो यह जो संस्कृत का जो पूरा वांग्मय, ये आता है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल। फिर यहाँ पर जो दूसरा कालखंड हम पढ़ते हैं वह होता है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल। इसे हम कह सकते हैं, यह जो प्राकृत भाषाओं के विकास का काल भी था, प्राकृत भाषाओं के विकास का काल। इस मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल के अंतर्गत हम देखते हैं भारत में, जो कि संस्कृत से भिन्न, जैसे मान लो वैदिक सभ्यता एवं संस्कृत का विकास, विस्तार और उसका प्रसार जहाँ से जहाँ तक हुआ। जब आपको हम यह लेक्चर पढ़ाएंगे इस चैप्टर को, तो आप देखेंगे कि आर्य लोग जब आए थे तो भारत में सप्त सैंधव क्षेत्र पर निवास किए थे, और इनकी सभ्यता संस्कृति का प्रचार एवं प्रसार पश्चिम से पूर्व की ओर अंग और मगध महाजनपद तक हुआ था। अंग और मगध महाजनपद, सप्त सैंधव क्षेत्र से इनका प्रचार एवं प्रसार अंग तथा मगध महाजनपद तक हुआ था। जैसे आप में से जो बच्चे हिस्ट्री पढ़े होंगे वे जानते होंगे कि अंग और मगध को वेदों में कहा गया है व्रात्य क्षेत्र। व्रात शब्द जो संस्कृत का शब्द है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है बाहर, बाहर का क्षेत्र। कहाँ से बाहर का क्षेत्र? में जो वैदिक सभ्यता और संस्कृति के प्रभाव क्षेत्र से बाहर का क्षेत्र। दूसरे शब्द हम ये कह सकते हैं कि जो संस्कृत भाषा के प्रभाव से बाहर का क्षेत्र। तो जब इस बाहर के क्षेत्रों में निवास करने वाले जो भारतीय थे, उनकी जो बोली थी, जब उस बोली को व्याकरण हो, ये जो व्याकरण शब्द होता है जिसे व्याकरण का ज्ञान हो, जैसे आप जो है हिंदी पढ़ते हैं अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द, तो शब्द होता है व्याकरण, जिसे व्याकरण का ज्ञान हो। तो जो है यह जो वैदिक सभ्यता और संस्कृत के प्रभाव क्षेत्र से बाहर के क्षेत्रों में निवास करने वाले जो मूल भारतीय थे, जो उनकी बोली थी, अर्थात एक दूसरे से संवाद स्थापित करने का जो माध्यम थी, जब उस बोली को जो व्याकरण के जानकार थे, जिनके लिए एक शब्द व्याकरणों के द्वारा जब व्याकरण के मानकों से शुद्ध किया गया, तब भारत में प्राकृत भाषाओं का विकास हुआ था। तो हम जो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल के अंतर्गत यह देखेंगे कि जो इस चरण में कुल कौन कौन सी प्राकृत भाषाएं विकसित हुई, और वे जो प्राकृत भाषाएं विकसित हुई उनके विकास का क्षेत्र कहाँ था, कहाँ से कहाँ तक था, और वह किस समय विकसित हुई थी। तो जो क्वेश्चन यहाँ से क्रिएट होता है, तो ये हम लोग प्राकृत भाषाओं के विकास के काल में
ये जो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल, जिसे हमने कहा कि प्राकृत भाषाओं के विकास का काल भी कहा गया है, यहाँ हम लोग पहला इसमें देखते हैं पाली एवं शिलालेखी प्राकृत। पाली एवं शिलालेखी प्राकृत। आप में जो बच्चे हमसे पढ़े होंगे उनको ये चीज़ें ध्यान आ रही होंगी, पाली एवं शिलालेखी प्राकृत। इसके बाद फिर नेक्स्ट चरण में यहाँ पर विविध प्रकार की प्राकृत भाषाएं विकसित हुई थीं। विविध प्रकार की प्राकृत भाषाएं, और इस चरण में कुल 5 प्रकार की प्राकृत भाषाएं विकसित हुई थीं। यहाँ पर पहले नंबर 1 पर विकसित हुई थी सौरसेनी प्राकृत। सौरसेनी प्राकृत। इसके दूसरे क्रम पर यहाँ पर विकसित हुई थी पैसाची प्राकृत। पैसाची प्राकृत। नंबर 3 पर यहाँ पर विकसित हुई थी अर्धमागधी। अर्धमागधी प्राकृत। अर्धमागधी प्राकृत। नेक्स्ट जो विकसित हुई थी वह थी मागधी प्राकृत। मागधी प्राकृत। उसके बाद 5वें क्रम पर विकसित हुई थी महाराठी प्राकृत। तो जब यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन जो बनता है कि जो भारत में सौरसेनी प्राकृत भाषा के विकास का काल कहाँ पर था, अर्थात यह किन क्षेत्रों में विकसित हुई थी, तो हम लोग इसको यहाँ पर देखेंगे। जैसे मान लीजिए ये हम आपको बता रहे हैं एक अभी सौरसेनी प्राकृत। जैसे हिस्ट्री में आप पढ़ते हो 16 महाजनपद, वहाँ पर आप एक जनपद पढ़ते हैं सूरसेन महाजनपद। सूरसेन महाजनपद आपने जो बच्चे पढ़े होंगे उनके जेहन में ये क्वेश्चन आ गया होगा, जिसकी राजधानी थी मथुरा। मथुरा। तो कॉन्सेप्ट क्या है, ये जो प्राचीन, यह जो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल हम कह रहे हैं, इसका पूरा समय है 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी तक। ध्यान दीजिएगा, ये प्राचीन काल के सूरसेन महाजनपद में इस अवधि में अर्थात 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी के मध्य निवास करने वाले जो मूल भारतीय थे और उनकी जो बोली थी, अर्थात इस टाइम जोन में इस महाजनपद में जो निवास करने वाले मूल भारतीय थे उनकी जो बोली थी, जब उसे व्याकरणों ने व्याकरण के मानकों से शुद्ध किया। अभी हमने आपसे डिस्कस किया व्याकरण, जिसे कि व्याकरण का ज्ञान हो, उनकी बोली को व्याकरणों ने व्याकरण के मानक मतलब पैमाने, स्टैंडर्ड्स, व्याकरण के मानकों से शुद्ध किया, तब भारत में यह भाषा मतलब सौरसेनी प्राकृत भाषा का विकास हुआ। तो आपको एक लाइन वहाँ पर नोट कैसे करना है कि भारत में सौरसेनी प्राकृत भाषा का विकास प्राचीन काल के सूरसेन महाजनपद या आज के मथुरा क्षेत्र में हुआ था। इसी क्रम में ये फिर इसके बाद जो 4 भाषाएं लिखे हुए हैं, इनके भी विकास क्षेत्र के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। यह तो हमारा यह जो खंड था मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल का दूसरा उपखंड, जिसमें कि कुल या 5 प्रकार की जो प्राकृत भाषाएं विकसित हुई, उसकी बात हो गई। फिर इसके बाद तीसरा इसमें होता अपभ्रंश काल। अपभ्रंश काल इसका समय होता है 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक। ये अपभ्रंश शब्द का शाब्दिक अर्थ है भ्रष्ट या विकृत या बिगड़ी हुई या गिरी हुई बोली। बच्चों देखो, आप जिस किसी भी क्षेत्र विशेष के निवासी होंगे, आपके गांव में कुछ दूर दराज के क्षेत्रों में आपके गांव में ही निवास करने वाले कुछ ऐसे लोग निवास करते होंगे जो कभी परस्पर बोलचाल के थ्रू वे कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर देते हैं जो उसी क्षेत्र विशेष पर निवास करने वाले अन्य व्यक्ति उसको नहीं समझ पाते, अर्थात वे शब्द अत्यंत देशज होते हैं। मीन्स वह भी व्याकरण निष्ठ नहीं किए गए हैं, अर्थात वह हमारे मानव जीवन में बोलचाल की भाषा में व्यवहारित नहीं हो पाए हैं। तो
वह जो बोली होती है, अर्थात उस दूर दराज के क्षेत्रों में निवास करने वाले चंद लोगों के द्वारा एक दूसरे संवाद स्थापित करने का उनका जो एक माध्यम होता है, तो उस माध्यम में जो उनके द्वारा प्रयुक्त शब्द होते हैं वह जो व्याकरण निष्ठ नहीं होते, अर्थात अभी किसी भाषा में उनका उपयोग नहीं हो पाया है, तो वे जो शब्द होते हैं उस लोकल एरिया में लोगों के द्वारा व्यवहार में लाए जाने वाले वे होते अभ्रंश शब्द, अर्थात भ्रष्ट शब्द, विकृत शब्द, बिगड़े हुए शब्द, गिरे हुए शब्द। फिर आपका कॉन्सेप्ट आ गया कि जब वैयाकरणों के द्वारा, वैयाकरण शब्द पर ध्यान दीजिएगा कि जिन्हें व्याकरण का ज्ञान हो, जब वैयाकरणों के द्वारा इस काल में मीन्स ये आपका 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी के मध्य भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों की ऐसी बोली जो कि अत्यंत भ्रष्ट थी, विकृत थी, गिरी हुई थी, जब उसे व्याकरण से शुद्ध किया गया तब भारत में अपभ्रंश भाषाओं का विकास हुआ। तो इस तरह से कुल 7 प्रकार की अपभ्रंश भाषाएं विकसित हुई थी। तो यहाँ पर हम आपको टेबल के थ्रू 1 2 3 4 5 7 अपभ्रंश भाषाएं दिखाएंगे और उन अपभ्रंश भाषाओं से आज के समय तक कौन कौन सी भारतीय भाषाएं विकसित हुई हैं इनकी तालिका प्रस्तुत करेंगे। यहाँ आप देखेंगे एक पहला इसमें आएगा सौरसेनी अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश। इसे जो है विद्वानों ने पश्चिमी हिंदी भी नाम दिया है, पश्चिमी हिंदी। यह जो सौरसेनी अपभ्रंश या पश्चिमी हिंदी भाषा जो विकसित हुई आप देखेंगे, इसी से हमारी आज की हिंदी भाषा का विकास हुआ है। यह जो परीक्षा में अब तक कई बार प्रश्न पूछा गया है कि हमारी आज की हिंदी भाषा का विकास किससे हुआ, तो आंसर होता है सौरसेनी अपभ्रंश। तो यह हमारा जो प्रथम अध्याय जो होगा जिसमें भाषा की उत्पत्ति एवं विकास में हम पढ़ते हैं हिंदी सहित अन्य भारतीय भाषाओं का विकास वह कैसे कैसे हुआ। तो जो इस पूरे कॉन्सेप्ट में लगभग जो 25 से 30 प्रश्न बनते हैं वह आपको नोट्स के थ्रू हम इसी बोर्ड पर इसी लेक्चर के थ्रू आपको लिखवा देंगे। और वह चैप्टर जब हमारा समाप्त होगा तो उसमें कुछ आपके लिए परीक्षा उपयोगी जो क्वेश्चन होते हैं उनका अभ्यास प्रश्न के रूप में आपको हम इसी बोर्ड पर प्रोवाइड करा देंगे। फिर उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट हमारा चैप्टर जो होता, यह मैंने आपको बताया, फिर से एक बार हम कर दे रिपीट कि यह जो हमारा चैप्टर है भाषा की उत्पत्ति और विकास, जो पहला भी हमने आपसे डिस्कस किया, यह आपके जो TGT, PGT, नेट, JRF के लिए मुख्य रूप से महत्वपूर्ण है। लेकिन कभी कभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इस चैप्टर से 2-3 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो हमें अपने विषय वस्तु की गहराई को प्राप्त करने के लिए, उसकी साझी समझ को विकसित करने के लिए, चाहे प्रश्न 1 हो चाहे प्रश्न 1 से अधिक हो, तो जहाँ से जिस पार्ट से जो क्वेश्चन पूछे जाते रहे हो हमारी तैयारी वहाँ तक होनी चाहिए, तभी जाकर हम इस परीक्षा बने रहते हैं। फिर दूसरा पढ़ते हैं इसमें हम हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान। या कहिए वर्णमाला। यह जो वर्णमाला का जो पार्ट होता है यह आपकी हिंदी व्याकरण की जान होती है, यह आपका होल्ड फास्ट होता है। जिस किसी भी छात्र को, छात्र ही नहीं है चाहे पढ़ाने वाला से शिक्षक क्यों ना हो, वो जो वर्णमाला वाला चैप्टर जिसको जो फुल्ली क्लियर होता है वही आपको आगे चलकर व्याकरण पर एक ठीक ठाक सूझबूझ विकसित करा सकता है। इसमें वर्णमाला के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं हिंदी में ध्वनि, स्वर, व्यंजन, स्वर वर्ण की परिभाषा एवं इसके भेद, मात्रा की परिभाषा एवं इसके भेद, व्यंजन की परिभाषा एवं इसके भेद में जो वर्णमाला के जो बेसिक जो इसके फीचर्स होते हैं
और उसको हम एक एक पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एक हेडिंग का रूप देते हुए उसमें जो भी क्वेश्चन बन सकते होंगे वो आपको भली भांति कॉन्सेप्ट के थ्रू पहले समझाते हैं, फिर उसके बाद आगे हम उस पर आपको नोट्स के थ्रू या यहाँ पर प्रैक्टिस के थ्रू आपको मैटर प्रोवाइड कराते हैं। एक यहाँ पर कॉन्सेप्ट बता दें छोटा सा, चूँकि आपको हम एक डेमो ही दे रहे हैं, अभी हम विषय वस्तु पर नहीं आए हैं, और मैं आपको यहीं पर रुक कर बता दूँ। अब मेरी लाइव क्लास शुरू होगी 6 अगस्त से। आप जो जो वीडियो देख रहे हैं इसको नोट कर लीजिए कापी पर, और उसका टाइम रहेगा 4 PM अर्थात सायंकालीन 4 बजे लाइव क्लास रहेगी। लाइव क्लास बच्चों जो है विलंबित क्यों हुई, आपको पता ही है कि इस समय जो महामारी इस देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में फैली हुई है। जाहिर सी बात है मोहल्ला वगैरह हो रहे हैं, सीज हो रहे हैं, तो जो कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में या हमारी मशीनरी में जो भी चीज़ें इस ऑनलाइन के क्लास को आरंभ करने के लिए ज़रूरी जो चीज़ें होती हैं, वहाँ पर मटेरियल कलेक्शन में जो असुविधा के कारण से कुछ विलम्ब हो रहा था। और लेकिन अब इस तारीख से 6 अगस्त को जो है शाम को 4 बजे से आपकी लाइव क्लास में स्टार्ट कर दूँगा। तभी मैं आपसे चर्चा कर रहा था वर्णमाला, ये जो पूरा व्याकरण पढ़ने का एक छोटी सी थीम हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं, उसे आप ध्यान दीजिएगा। जैसे हम ऊपर लिख रहे हैं वाणी रूपी इंद्रिय, ये जो वाणी शब्द है इसे कहते हैं संस्कृत में वाक, और इधर शब्द है इंद्रिय। तो आपको पता है व्यंजन संधि हो गई, तो यहाँ पर ये जो क वर्ण है ये जो है बदल जाता है अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में। चूँकि क के नीचे हल लगा है तो ग के नीचे हल लग जाएगा, तो ये शब्द बन जाता है वागिंद्रिय। तो ये हमने जो लिखा है हमारी वाणी रूपी इंद्रिय, इसे हम एक शब्द में लिख सकते हैं वागिंद्रिय। बच्चों यह जो हिंदी पाठ्यक्रम है इसमें एक एक मात्रा, एक एक अनुस्वार, जितनी भी चीज़ें आप लिखते हैं उसका मायने होता है। अगर मात्रा का हेर फेर हो जाएगा तो शब्द का अनर्थ हो जाएगा। जैसे हम परीक्षा बोले तो हमारा विद्यार्थी परीक्षा लिखा, किन सही तरीके से लिखा नहीं, वर्ण पर छोटी मात्रा लगा दिया परीक्षा। तो आपको पता है कि यह शब्द शुद्ध कैसे होता है, बड़ी की मात्रा लगती है। नीचे जो हमने लिखा है परीक्षा, यही है आपका एग्जाम, और जो ऊपर लिखा है परीक्षा इसका हिंदी में अर्थ होता है कीचड़। मैं आपसे बता दूं कि जो ऑनलाइन क्लास में कई वीडियोज हमने देखा, ऐसे ही मुझे भी हुई जिज्ञासा, चूँकि हमने कभी पढ़ाया नहीं ऑफलाइन, तो वहाँ पर जो हिंदी पढ़ाने वाला टीचर है वही जो है मात्राओं का प्रयोग गलत करके शब्द बना रहे हैं। एक कोई ऐसे वीडियो में लिखे थे नारी लिखे थे, नार मतलब प्रोनाउंसिएशन भी नहीं उनको स्पष्ट है, लेकिन पढ़ाने चले आ रहे हैं लोग। तो बच्चों थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप लोग प्रबुद्ध हो, आप पढ़िए, चाहे हमसे पढ़िए चाहे जिससे पढ़िए, जिस किसी से पढ़िए, वहाँ पर शर्त पहले विशुद्ध होना चाहिए, पाठ्यक्रम जो है शुद्ध होना चाहिए। वह क्या लिख रहा है, क्या पढ़ा रहा है, आपका जो प्रतियोगी जो ध्येय आपने, जो लक्ष्य आपने निर्धारित किया है उस यात्रा में कहाँ तक आपको बनाए रख पाएगा। तो जो है आप जो सुपरवाइजर आप हो स्वयं, आपको कहाँ किससे जुड़ना है और किस लेवल तक किससे जुड़ना है, इस बात पर विशेष ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर चर्चा हम कर रहे थे, ये हमने शब्द दिखाया वाणी रूपी इंद्रिय, या हमने एक शब्द लिख दिया वागिंद्रिय। जो भी कुछ उच्चारण करती है, उच्चारण करती है, मीन्स प्रोनाउंसिएट करती है, उसे कहते हैं ध्वनि अर्थात साउंड। जिसके दो रूप होते हैं, एक है कथित और दूसरा लिखित। बच्चों ध्यान दीजिएगा, एक कथित दूसरा लिखित। ध्वनि का जो
जो लिखित रूप होता है उसे कहते हैं ध्वनि चिन्ह। अब देखिए आप जो चिन्ह कैसे लिखेंगे, ह में ऐसे आधा न लगा करके चिन्ह। अक्सर बच्चे चिन्ह ऐसे लिख देते हैं, कुछ टीचर भी पढ़ाने वाले चिन्ह ऐसे लिख देते हैं। तो इन सब बातों को बार बार हम बोलते रहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि जो शुद्ध लिखता है वही जो है वही प्राइमरी पेशे प्रतियोगी छात्र होता है। इस बात पर विशेष ध्यान दीजिएगा। ये जो ध्वनि का जो लिखित रूप है वह होता है ध्वनि चिन्ह, या इसे कह सकते हैं वर्ण, या इसे कह सकते हैं अक्षर। वर्ण से बनती है वर्णमाला, वर्ण से बनती है वर्णमाला। और आप जानते हैं कि हमारी हिंदी वर्णमाला में कुल होते हैं 52 वर्ण। इन 52 वर्णों में से 11 होते हैं स्वर वर्ण और 41 होते हैं व्यंजन वर्ण। 41 होते हैं व्यंजन वर्ण। स्वर और व्यंजन के योग से बनता है शब्द। यह शब्द एक से अधिक हो गए तो हो जाता है शब्द समूह। ये शब्द समूह को ही एक हिंदी का अन्य शब्द है, या कहिए पदबंध, या आप इसे कह सकते हैं वाक्यांश। शब्द समूह या पदबंध या वाक्यांश, इससे बनता है वाक्य, और वाक्य से बनती है भाषा। कॉन्सेप्ट पर विशेष ध्यान दीजिएगा बच्चों। हमने क्या बताया कि हमारी वाणी रूपी इंद्रिय जो भी कुछ उच्चारण करती है उसे कहते हैं ध्वनि। चाहे हिंदी, इंग्लिश या किसी भी भाषा, तेलुगु, कन्नड़, मराठी, गुजराती, किसी भी भाषा में अगर हम कुछ भी बोल रहे हों तो कहाँ से बोलेंगे? वाग्धन इंद्रिय, वाग इंद्रिय, अर्थात अपनी वाणी रूपी इंद्रिय से। तो हमारी वाणी रूपी इंद्रिय जो भी कुछ उच्चारण करती है उसे कहते हैं ध्वनि, जिसके होते हैं 2 रूप, एक कथित, दूसरा लिखित। जैसे हम जो बोल रहे हैं ये हमारी बातें आप तक पहुंच रही होंगी। जैसे मान लो दूर पर कोई व्यक्ति बैठा है, वहाँ तक मेरा साउंड नहीं पहुँचा तो कहेगा सर एक बार फिर से बोल दीजिए। ध्वनि का कथित रूप जो हम बोल रहे हैं, एक रूप हो गया कथित, और दूसरा हमने जो भी कुछ साउंड निकाला, जो भी कुछ बोला उसे आपने लिख दिया। लिखने को चिन्हित करना भी कहते हैं। तो जो है ध्वनि का लिखित रूप ही ध्वनि चिन्ह या वर्ण या अक्षर कहलाता है। वर्ण से बनती है वर्णमाला, और हमारी हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं, जिसमें से 11 स्वर और 41 व्यंजन वर्ण होते हैं। स्वर और व्यंजन के योग से शब्द बनता है। शब्द जिसका कुछ न कुछ अर्थ प्राप्त हो वह शब्द कहलाता है। शब्द जब एक से अधिक हो जाएंगे तो हो जाता है शब्द समूह या पदबंध या वाक्यांश, और इसी शब्द समूह से बनता है वाक्य, वाक्य से बनती है भाषा। इसी एक पूरे आरेख पर आपका समग्र हिंदी का व्याकरण केंद्रित है। तो यह चीज़ जब हम आपको वहाँ पर पढ़ाने लगेंगे तो इसको और ज़्यादा व्यवस्थित तरीके से इस पर डिटेल करेंगे। ये जो वर्णमाला के अंतर्गत हम लोग स्वर व्यंजन, उसके भेद, उसका विस्तृत रूप, अनुस्वार, अनुनासिक, पंचमाक्षर, जो हिंदी में गोश, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, शब्द जो होते हैं उनका ध्वनि रूप लेखन, अर्थात पूरी समग्र वर्णमाला हम लोग यहाँ पर करेगा अध्ययन। फिर उसके बाद तीसरे क्रम पर हमारा पाठ्यक्रम में जो पार्ट है वह है पर्यायवाची। यह पार्ट पर्यायवाची यह केवल पीसीएस में नहीं आता। पीसीएस एग्जाम को छोड़ करके बाकी कुल जितने ही परीक्षाएं होती हैं यह पार्ट सब में पूछा जाता है। मैं जो है लोक सेवा आयोग, यूपी कमीशन में लोअर सबऑर्डिनेट के एग्ज़ाम या फिर यूडीएलडीए का एग्ज़ाम जो होता है वहाँ पर पूछे जाएंगे, प्री में भी, मेंस में भी, और बाकी आपकी एक दिवसीय समग्र परीक्षाएं जो होती हैं जहाँ जहाँ हिंदी पाठ्यक्रम सम्मिलित है उसमें यह पाठ पूछा जाता है। यहाँ पर बच्चों समस्या होती है, एक पर्याय शब्द हमारे अनेकानेक हैं, एक बहुत बड़ी लिस्ट है इसकी।
विद्यार्थी के लिए सबसे प्रमुख बात यह है कि वह जो मटेरियल कलेक्शन के दौरान वो जो डिसाइड करे कि हमें अपने कोर्स के मुताबिक, अर्थात हमें एक एक पार्ट के मुताबिक हमें किस किताब से कितना मैटर लेना है और किस किताब में से कितना मैटर नहीं पढ़ना है, इस बात पर विशेष ध्यान। जैसे विद्वानों की जो भी किताबें हिंदी की हैं, वहाँ आप पर्यायवाची शब्द आप देखेंगे तो आपको 2500, 3000, कहीं कहीं 5000 शब्द मिलेंगे। ये जो पत्रिकाओं के लेखक जो पैदा हो गए हैं, जब उनकी मैगजीन्स आप देखेंगे तो वहाँ पर 5000, 6000 शब्दों को लिख दिया लोगों ने। तो जो विद्यार्थी के लिए किसी एक पार्ट में इतना ज़्यादा बृहद, इतना ज़्यादा विहंगम रूप से शब्दों का अध्ययन कर पाना और उसे अपनी परीक्षा के लिए याद कर पाना संभव नहीं होता। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि जो कंट्रीब्यूशन के आधार पर, अर्थात उस परीक्षा में इस पार्ट से कुल कितने क्वेश्चन बनेंगे, उसी के आधार पर हमें उस पर उतना समय भी देना होगा। ये पर्यायवाची हम आपको लगभग 250 के आसपास पर्यायवाची शब्द आपको हम नोट कराते हैं और इसमें हम एक जो चेन बना देते हैं, श्रृंखला, जैसे देवी देवताओं से। देखो बच्चों, पेपर सेटर जो होता है वह जो पर्यायवाची शब्द से जब आपका क्वेश्चन क्रिएट करेगा तो जो है एक न एक देवी देवताओं से उठा लेगा, एक कोई मानव के विविध अंगों से ले लेगा, एक कोई प्रश्न ले लिया हमारे सगे संबंधी जो होते हैं वहाँ से, एक जो है भोजन वस्त्र आभूषण से। अर्थात ये जो भिन्न भिन्न सेक्ट्स हैं, भिन्न भिन्न भाग जो हैं वहाँ से जो हमारे मानव जीवन में जिन शब्द का विशेष रूप से महत्व होता है उन्हीं शब्दों से कोरिलेट करके जो पेपर सेटर होता है इस तरह के क्वेश्चन शामिल करता है। तो यहाँ पर पर्यायवाची हमें आपको याद करने की टैक्टिस और किस फ्रेम से किन किन शब्दों पर आपको कितने पर्यायवाची शब्द याद करने, उस पर हम यहाँ पर करेंगे डिस्कस। तब जैसे मुख्य परीक्षा का एग्ज़ाम है, जैसे आप लोअर सबऑर्डिनेट मेंस एग्ज़ाम देने गए, यूडीएलडी मेंस एग्ज़ाम देने गए, तो वहाँ पर मुख्य परीक्षा में जो पर्यायवाची के जो 10 नंबर के जो प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे मान लीजिए रात, बहन, गंगा, यमुना, इसी तरीके से यमुना, तो 10 प्रश्न बना दिया गया। तो वहाँ पर क्वेश्चन क्रिएट करता है, दिए गए शब्दों के 4 पर्यायवाची शब्द लिखिए। ये अपना कॉम्पिटिटिव अनुभव बता रहे हैं आपको हम कि जैसे मान लीजिए 10 प्रश्न जो दिया हुआ है तो इसमें से कोई भी विद्यार्थी ऐसा नहीं होगा जिसको कि 10 शब्द के 4 पर्यायवाची शब्द याद होंगे। जिसको बहुत बढ़िया तैयार है वो लगभग 6 प्रश्न इसमें ऐसे होंगे जिसका 4 पर्यायवाची शब्द याद होगा। किसी को 5 प्रश्न ऐसे होंगे जिसको 4 याद होगा। इसी तरीके से भिन्न भिन्न प्रकार के विद्यार्थी होंगे जो याद किए होंगे। तो बच्चों, जैसे मान लीजिए 10 लिखना है हमको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गए 10 हमारे जो परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं और इसमें 4 हमें लिखना है। और हमको आ रहा है इसमें से 6 के बारे में कुल 4 पर्यायवाची शब्द याद हैं, बाकी ऐसे 4 हैं जो नहीं याद हैं। तो यहाँ पर पहला वाला जो है पूरा लिख दिए हम, 1 2 3 4 इसमें पूरा लिख दिए। हमने आपसे बताया कि इस 10 प्रश्न में से 6 प्रश्न ऐसे हैं जिसमें कि 4 ऑप्शन हमको याद हैं, चारों याद है, बाकी 4 ऐसे हैं जिसको हमको नहीं याद है। तो दूसरे क्रम पर फिर हम जो 4 जानते थे उसको लिख दिए, फिर तीसरे में हम जो 3 जानते हैं उसको लिख दिए, पहला लिखे, दूसरा वाला भी छोड़े हैं, ये कर दिए फिलअप। फिर यहाँ पर हम ये लिख दिए, इसको छोड़ दिए, यहाँ बढ़ गए। और दो जो पूरा 4 जानते थे उसको ऊपर हम लिख दिया। फिर यहाँ पर एक हम चारों लिख दिया सही, फिर यहाँ पर लिख दिया 4 सही। तो हमारे पास अभी 2 बचा हुआ है, वो हम लास्ट में कर दिए। अब देखो बच्चों, यहाँ पर कोई ऐसा होगा जिसमें केवल हमको 2 ही केवल आ रहा होगा, ज़्यादा नहीं आएगा। देखो जहाँ हमको 3 आ रहा है तो यहाँ पर जैसे मान लो तो रात के बारे में पूछा गया है, तो ये जो है रात हम यहाँ पर फिर लिख दिए एक बार,
अब जो पेपर सेटर बहुत ध्यान से देखेगा तो जान पाएगा, ध्यान से देखेगा तो जान पाएगा। तो एक हम करते हैं रिपीट, तो जो अगर मान लो लिबरल होगा तो वहाँ पर नंबर दे देगा, और लिबरल नहीं होगा तो यहाँ पर 1/4 अंक आपका काट लेगा। हिंदी में इस तरह से भी नंबर मिलते हैं। ये बहुत गूढ़ बातें हैं, चूँकि हम लोग कमीशन की अपनी कापियाँ देखे हैं, लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा कापियाँ जो होती हैं, जब आपको कभी अवसर प्राप्त होगा तो वहाँ पर आप जो कापी जब देखने जाएंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि जो है यह हिंदी का पेपर एक ऐसा होता है कि जहाँ आपको मैथ की तरह नंबर मिलेगा और मैथ की तरह नंबर आपसे काटा भी जाएगा। स्टेप बाय स्टेप अगर आपने चीज़ों को सही लिखा तो आपको नंबर प्रोवाइड किया जाता रहेगा। तो जो इस तरह से हम आपको पठन पाठन के दौरान मतलब कहाँ पर जो कैसे हमें जो कौन सी टैक्टिस एक नए तरीके ईजाद करने हैं जहाँ हम जो अंक प्राप्त करें। मैं जो है कोई भी परीक्षा, किसी भी परीक्षा में भाग लेना और उस परीक्षा में कम तैयारी के बाद भी आपका सफल हो जाना, ये आपकी विशिष्ट कला होती है। तो बहुत से विद्यार्थी होते हैं लिखित परीक्षाओं में तैयारी बड़ी बढ़िया होती है, वे आप सीजन में जब कहीं वार्ता करेंगे तो लगेगा कि इससे अच्छा विद्यार्थी दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। वह जो परीक्षा हाल में गया और वहाँ पर पेपर ही देखा, जैसे पेपर खोला वैसे ही वह गस्त खा के बेहोश हो गया, जो पढ़ा था सब कुछ भूल गया। तो जो और वहीं पर कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि आप सीजन तैयारी की अपना कम पढ़ रहे हैं, लेकिन जितना पढ़ रहे हैं ठोस पढ़ रहे हैं। ठोस मीन्स दिशा उनकी प्रतियोगी है, अर्थात पॉइंट ऑफ व्यू उनका प्रतियोगी है। तो जो प्रतियोगी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करने वाला विद्यार्थी, चाहे वह कम पढ़ता हो चाहे देर तक पढ़ता हो, लेकिन न्यूनतम मानदंड जो होते हैं वह उस न्यूनतम मानदंड के आधार पर, में जो सिलेबस के आधार पर अर्थात जो है वह कम से कम एक बार समग्र सिलेबस का अध्ययन किया हुआ रहे। तो जब निर्भीक हो कर परीक्षा में जब वो जाता है तो जो अन्य से वह जो फर्स्ट वाला विकल्प मैंने बताया, जो कि डर गया पेपर देखते हुए, किंतु पढ़ा बहुत था, लेकिन जो पेपर देखने पर साहस दिखाया, वह जो पॉजिटिव रूप में उसको लिया और वह उन प्रश्नों से जूझने का प्रयास किया, और आप देखते हो कि उसके अंक पूर्व वाले विद्यार्थी से ज़्यादा होते हैं। तो ये हमारा पर्यायवाची का सेटअप इस तरह से हम आपको देंगे सेक्शन में डिवाइड करके, और आपको लगभग 250 से 300 शब्द यहाँ पर पर्यायवाची के हम देंगे, जो आपको सिविल सेवाओं में जो एग्ज़ाम होते हैं या आपको वनडे एग्जामिनेशन में जहाँ जहाँ ये पार्ट पूछा जाता है आपका उसे समग्र जो हम आपको मैटर प्रोवाइड किए रहेंगे वहाँ से आपको मिल जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर होता है ये जो उपसर्ग एवं प्रत्यय, बहुत ही खास पार्ट है बच्चों, जिसे आप जो पढ़ते हो अंग्रेजी में प्रीफिक्स और सफिक्स। प्री मतलब पूर्व, फिक्स मतलब फिक्स होना अर्थात जोड़ना। ये जो पहला है उपसर्ग, यह किसी शब्द के पहले जोड़ता है, जो प्रत्यय शब्द के बाद में जोड़ता है। यह जो पार्ट है यह आपका जो है, ये आपकी जो कमीशन की परीक्षाएं मतलब IAS के एग्ज़ाम को छोड़ करके जो PCS स्तर तक के एग्ज़ाम होते हैं, PCS लोअर यूडीएल प्लस जो है वनडे एग्जामिनेशन की कुल जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, ये समस्त परीक्षाओं में इस पार्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हम जो आपको पढ़ाते हैं, हमारी पढ़ाने की जो टैक्टिस होती है वह होती है कॉन्सेप्ट बेस्ड। यहाँ इस पार्ट को पढ़ाने के लिए हम मानक बनाते हैं PCS का। तो पहले इस चैप्टर से आपके लिखित परीक्षा में कुल कितने टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्हीं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को डिनोट करा करके फिर उस प्रश्न का जो उत्तर आप देते हो उसमें किन किन बातों को ध्यान दिया जाए, ऐसे आपको हम तैयारी करवाते हैं। तो जब आप कॉन्सेप्ट आपको याद रहता है तो वहाँ पर फिर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम में आपको समस्या नहीं हो पाती। जैसे देखिए हम यहाँ पर नमूना पेश कर रहे हैं क्वेश्चन का। पहला प्रश्न आता है, पहले टाइप का प्रश्न आता है, उपसर्ग से आप क्या समझते हैं? उपसर्ग से आप क्या समझते हैं? दिए गए शब्दों से उपसर्ग छांटिए। दिए गए शब्दों से उपसर्ग छांटिए। तो यहाँ पर आप जो डिफाइन करोगे उपसर्ग को, और उस पेपर में कुछ शब्द दिया रहेगा, वहाँ पर यहाँ पर आप लिख देंगे एक तरफ शब्द और इधर लिख देंगे उपसर्ग। तो यहाँ शब्द लिखकर कौन सा उपसर्ग और छांट कर दिखा देंगे। फिर इसी जो पहले वाले प्रश्न का जस्ट
उल्टा बना देता है। उपसर्ग से आप क्या समझते हैं, उपसर्ग की विशेषताएं बताइए, दिए गए उपसर्गों से 4-4 शब्द बनाइए। उसके बाद जो पीसीएस में जो कभी कभी प्रश्न कर देता है कि उपसर्ग से आप क्या समझते हैं, तो उपसर्ग की विशेषता बताइए और संस्कृत या हिंदी या उर्दू एवं फारसी के 4-4 उपसर्गों से 4-4 शब्द बनाइए। चीज़ें वही हैं, बस केवल क्रिटिकल बना दिया। वो आपको भयभीत करना, बस केवल प्रश्न केवल आपको भयभीत कर रहा है, बाकी उसमें कुछ है नहीं। वो आप जो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो आप बढ़िया तरह से आप इसको लिख लेते हो। तो इस तरह जब इसको कॉन्सेप्ट मूलक अध्ययन हम कर लेते हैं, उपसर्ग की परिभाषा, उपसर्ग की विशेषताएं, उसके बाद संस्कृत के उपसर्ग उनसे निर्मित शब्द, हिंदी के उपसर्ग उनसे निर्मित शब्द, उसके बाद उर्दू एवं फारसी के उपसर्ग और उनसे निर्मित शब्द, पूरी एक तालिका जब हम पढ़ लेते हैं, तो चाहे वह जो लिखने के लिए हो, चाहे वह जो टिक लगाने के लिए हो, किसी प्रकार का एग्जाम हो, तो हमारा समग्र जब कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन सही हो जाते हैं। ये जो प्रत्यय जो है पार्ट, सेम क्वेश्चन इसमें उसी तरीके से बनेगा, बस इसके चूंकि इसके भेद होते हैं तो एक जो कृत प्रत्यय, इसमें पहला होता है कृत प्रत्यय और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। ये जो कृत प्रत्यय से जो बनेगा शब्द वह कहलाएगा कृदंत, और यहाँ पर तद्धित से जो बनेगा वह कहलाएगा तद्धितांत। तो यहाँ पर आपको मेंस एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन बनेंगे वो जो पूछता है प्रत्यय से आप क्या समझते हैं, प्रत्यय के भेद बताइए, दिए गए कृत प्रत्ययों से 4-4 शब्द बनाइए। यही प्रश्न की रूपरेखा यहाँ रहेगी। जहाँ आपने कृत प्रत्यय बोला वहीं पर आप बोल देंगे तद्धित प्रत्यय, तो ये दोनों प्रश्न का अंतर हो जाता है। फिर उसके बाद बनाएगा, उसके बाद प्रश्न करेगा प्रत्यय से आप क्या समझते हैं, इसके भेद बताइए और संस्कृत या हिंदी या उर्दू एवं फारसी के 4 कृत प्रत्ययों से 4-4 शब्द बनाइए, और यहाँ पर कर देगा 4 तद्धित प्रत्ययों से 4-4 शब्द बनाइए। और आपकी अपनी स्वयं जो परीक्षा है, जो आपकी जो वनडे एग्जाम परीक्षा है, वहाँ पर सीधा पूछेगा लालिमा में क्या है, उपसर्ग या प्रत्यय। तो आप इसमें जब देखोगे मूल शब्द निकालोगे लाल, इसके बाद इसमें जुड़ा है इमा, तो जो बाद में जोड़ता है होता है प्रत्यय। तो ये तो स्पष्ट हो गया कि यह प्रत्यय। लाल शब्द होता है विशेषण, और विशेषण से जब कोई प्रत्यय जोड़कर बनाएगा तो होता है तद्धित प्रत्यय। जब इसका पूरा कॉन्सेप्ट, इसकी परिभाषा और इसको बृहद तरीके से आपसे हम डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर ये बातें पूरी तरह से स्पष्ट होंगी। ये उपसर्ग और प्रत्यय के बाद फिर हमारा जो चैप्टर का क्रम आता है वो आता है विलोम शब्द। विलोम शब्द जैसे कहते विपरीतार्थी या आपके विपरीतार्थक शब्द, दिन का विलोम रात, सुख का विलोम दुख, इस तरह जो आप पढ़ते हो विलोम शब्द। यह भी चाहे आपका एग्जाम सिविल सेवाओं का हो, चाहे आपकी कोई भी एक दिवसीय परीक्षा हो, या जो है यह सभी प्रकार की परीक्षाओं में पूछे जाने वाला प्रश्न है। इसको भी तैयार करने के लिए वही आपके पास कलेक्शन जरूरी है, और उस कलेक्शन में विशेष रूप से सबसे आम बात इसमें यह है कि जो भी आप पढ़ लिख रहे हो वह एकदम सही हो, शुद्ध हो। वो जैसे आप स्वयं जो पढ़ने लिखने दौरान आप देखे होंगे, जैसे हिंदी किताबें डॉक्टर हरदेव बाहरी, पीएन पांडे, सुशील कुमार, ये भिन्न भिन्न प्रकार की जो किताबें हैं, भिन्न भिन्न लेखकों के द्वारा जो किताबें लिखी गई हैं, वहाँ आप जो पढ़ते हो देखते हो कि कोई प्रश्न का आंसर डॉक्टर हरदेव बाहरी में दूसरा है, उस किताब में दूसरा है, उस किताब में दूसरा है। तब तक किसी कोचिंग के टीचर का नोट्स देख लिए, उसने उन तीनों से भिन्न कोई चौथा विकल्प वहाँ पर अपनाया है। अब विद्यार्थी फंस गया टाइम ऑफ टर्बुलेंस में कि वह जो किस किताब अथवा किस कोचिंग अर्थात किस गाइड किस जो मैटर है वह उसे सही माने और फिर उसके आधार पर तैयारी करे। यह मुख्य रूप से होती समस्या। तो बच्चों देखो, हम जो भी हमसे विद्यार्थी सामान्य हिंदी पढ़ता है, तो हम अपने
इस पूरे जीवन में जो प्रतियोगी जीवन में हमने जो भी सामान्य हिंदी से जुड़ी हुई जो बातें हैं, जितनी परीक्षाएं पूछी जाती हैं, उसके लिए केवल एक किताब आप बताते हैं। वह किताब आप नोट कर लो तुरंत। ऊपर लिखा रहेगा हिंदी। चूँकि ये जो लेखक है इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखा हुआ है, जैसे लिख रहा है ऐसे ही ऊपर जो उसका फ्रंट पेज होता है उस पर लिखा रहेगा हिंदी, और नीचे लिखा रहेगा ब्रैकेट में शब्द अर्थ एवं प्रयोग। शब्द अर्थ एवं प्रयोग। लेखक का नाम फिर नीचे रहेगा डॉक्टर हरदेव बाहरी। यही ये किताब आपके पास बच्चों की ओर होनी चाहिए, चाहे आप वनडे एग्ज़ाम देते हो, चाहे आप सिविल एग्ज़ाम देते हो, यही एक ही किताब आप बारंबार पढ़ेंगे। बाहरी जी एक जो है मान्यता प्राप्त लेखक थे, अब इस समय नहीं हैं, तो जाहिर सी बात है कि कोई मूल लेखक जो होता है वह जब रहता है वो अपने जीवन काल में जो किताबों में नित्य प्रति जो है कुछ सुधार या कुछ न कुछ नए नए क्वेश्चन शामिल करता जाता है। तो अब इनके सक्सेसर्स जो हैं जो रॉयल्टी का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, तो अब जो है निकट वर्षों में मैंने देखा कि इसमें टंकण, लेखन और मुद्रण से संबंधित त्रुटियां इसमें शामिल हो गई हैं। तो जब आप पूरे हिंदी व्याकरण की जानकारी प्राप्त कर लेते हो, में जो शब्द रचना से आप पूर्ण रूपेण परिचित हो जाते हो, तो स्वर व्यंजन के योग से जो शब्द बन रहा है उसको जानने परखने में आप पूर्ण रूपेण माहिर हो जाते हो। तो फिर उसके बाद जब इस किताब को आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर मात्रात्मक त्रुटियाँ जहाँ होंगी वो आप स्वयं जो उसे आप करेक्ट कर लेंगे। लेकिन अन्य जो किताबें हैं हिंदी वाली, उसमें तो सब जो विलोम, जो आपका तद्भव तत्सम, जो व्याकरण अन्य पाठ जो लिखे हुए हैं उनका मूल कॉन्सेप्ट उसमें गलत है। अब देखो बच्चों, समस्या क्या होती है, जैसे हम लोग जो कमीशन के एग्ज़ाम पहले देते थे तो वहाँ पर जब आंसर की जारी होती थी, तो जो आंसर की जारी होने के पूर्व जब हम लोग पेपर दे करके आते थे तो उस पेपर में कुल जितने क्वेश्चन पूछे गए होते थे उन सभी प्रश्नों को हम अपने कमरे में जितनी किताबें होती थी उससे खोजते थे। जब वह किताब से नहीं मिलती तो गाइड का सहारा लेते थे। तो गाइड से जो आंसर मिलता, अर्थात जो किताब से मिला, सब कुछ हम जो समेकित करते हुए हमें मान बैठे कि हमारे 120 क्वेश्चन जो पेपर में पूछा गया उसमें से हमारा 110 सही है। बाद में फिर जो कमीशन ने आंसर की जारी किया वो हमारा सही हुआ 90। 110 हमने देखा था और मेरा पूरा अंक जो 90 पर प्राप्त हुआ। मेरे जो 20% का वेरिएशन आया, वह जो बस यह जो आता है वेरिएशन, वह केवल हमारी पढ़ाई में हमारे साधन संसाधन जो हमने मटेरियल जो हमने प्राप्त किया है, वो हमने गाइड जो पढ़ी है, हमने किताबें जो पढ़ी है, वह जो किस लेवल की है या उसका मानक कैसा है, उससे होता है। उसके बाद हम पत्रिकाओं का अध्ययन किए हुए हैं, हमें 110% का वही आंसर लेकर कमीशन के पास पहुंच गए। वहाँ पर हमने एप्लीकेशन के थ्रू अपनी बात रखी और वहाँ से जवाब के रूप में जो कमीशन ने जो अपने 90 क्वेश्चन, जो उसके हल से हमारा 90 क्वेश्चन जो सही हुआ था और मेरे अपने हल से 110 हो रहा है, तो वहाँ पर पूरा पर्दा फांस हो जाता है कि हम जो पढ़े थे वहाँ पर अमुक प्रकार की गाइड में फला पेज पर जो क्वेश्चन था गलत था, वह उसका लेखक ही उसके लिए दोषी है, लेकिन वह लेखक दोषी नहीं होता। बच्चों, आप जो पत्रिकाएं देखे होंगे, पत्रिका का जो है फर्स्ट पेज पलट के लिखा होता है। इस पत्रिका के पीछे लेखक, मुद्रक, प्रकाशक और वितरक की कोई जिम्मेदारी नहीं है। मतलब इसे जो लिखा है, इसे जो बेच रहा है, इसे जो मुद्रित किया है, इन सब की कोई जिम्मेदारी नहीं। जिम्मेदारी किसकी है? वह जो छात्र पढ़ रहा है उसकी जिम्मेदारी है। इसलिए मैं अपने हर विद्यार्थी से कहता हूँ कि आप लोग जो टेक्स्ट बुक पर आप बेस्ड रहिए, गाइड का सहारा आप केवल जो मटेरियल कलेक्शन, मतलब क्वेश्चन कलेक्शन और जो प्रैक्टिस के लिए रखिए, लेकिन उन प्रश्नों का जो आंसर प्राप्त कर रहे हैं वो आप जो टेक्स्ट बुक से प्राप्त करिएगा। मतलब गाइड पर आप केवल रहिए निर्भर, वहाँ से क्वेश्चन बैंक को प्राप्त करने के लिए। बाकी आप उसको जो सॉल्व करेंगे वो आपके जो है किताब में व्यवहारिक जो मानक हैं, जो मानदंड हैं, जो कॉन्सेप्ट है, उसके आधार पर क्वेश्चन हल करेंगे आप। ये जो विलोम शब्द, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट होता है तद्भव एवं तत्सम।
तद्भव एवं तत्सम। यह पार्ट जो पीसीएस में केवल नहीं आता, बाकी जितने प्रकार के एग्जाम होते हैं यह सब में पूछा जाता है। इसमें से जो है ये जो तत्सम शब्द है ये होता संस्कृत निष्ठ, इसलिए ये जो कठिन होता है। ये जो तद्भव अर्थात हमारी हिंदी में जो भी प्रचलित शब्द हैं वो होते हैं तद्भव। ये जो है तत्सम जो शब्द है यह दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है तत्, दूसरा सम। तत् मीन्स होता है उसके, सम मतलब समान, उसके मतलब संस्कृत के, अर्थात हमारी सबसे पुरानी भाषा संस्कृत है, अर्थात उसके समान, अर्थात किसके, अर्थात संस्कृत के समान, अर्थात जो शब्द संस्कृत के समान हैं वे होते हैं तत्सम शब्द। ये जो तद्भव शब्द जो बना है इसमें भी दो शब्द जुड़े हुए हैं, अर्थात दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है तद, दूसरा भव। यहाँ पर तद मतलब उससे, भव शब्द का अर्थ है उत्पन्न, उससे मतलब किससे, अर्थात संस्कृत से उत्पन्न, अर्थात हिंदी में जो सब संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं वे कहलाते हैं तद्भव शब्द। ये बच्चों अभी हमें तुरंत एक बात याद आ गई, इसके तुरंत पहले मैंने आपसे जो विलोम का जिक्र किया, मैं एक वीडियो देख रहा था, ये जो मेरे अपने विद्यार्थी जो अभी करंट में हमसे पढ़ रहे थे उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप जो है ऑनलाइन के दौरान जो भी वीडियोज हिंदी विषय संबंधित देख रहे हों, जिस मानक पर आपने पढ़ाई किया हुआ है, जो हमसे पढ़े हैं अथवा जो कि किसी खास मान्यता प्राप्त किताब में जिसका व्यवहार है उस बात से वहाँ पर सुमेल कराइएगा। यदि वह गलत वहाँ पर डिटेल कर रहा हो तो उस वीडियो को दोबारा कभी न देखिएगा। जैसे मैं देख रहा था वहाँ पर जो विलोम बता रहे थे एक लोग, अभिमानी का विलोम बता रहे थे। निरभिमानी। इसी तरीके से नेक्स्ट शब्द अहंकारी का विलोम बता रहे थे निरहंकारी। इस तरीके से पापी का विलोम बता रहे थे निष्पापी। दुर्भाग्यपूर्ण है बच्चों, ये अभिमानी का विलोम होता है निरभिमान। अंत में जो बड़ी ई है वो हट जाएगी। ये बहुत बेसिक चीज़ है विलोम की, जिसे कहते हैं कि वहाँ पर शैशवावस्था, विलोम शब्द पढ़ने पर एकदम बारीक जो बेसिक चीज़ें होती हैं वहाँ से बात स्टार्ट होती है। दुर्भाग्यपूर्ण हमें लगा सब्सक्राइबर बहुत थे और लाइक करने वाले बहुत थे, व्यूज़ बहुत थे। तो मेरा आशय बच्चों बस यही है कि चाहे आप हमसे पढ़ें, चाहे आप जिस किसी से पढ़ें, जिसकी बातें आपको नेक लगें, मतलब जो मैटर, जो विषय वस्तु वह प्रोवाइड करा रहा हो, उसका रुझान वह केवल और कॉम्पिटिटिव केवल होना चाहिए। मीन्स वो आपका सफ़रनामा, आपका जो टारगेट है, जो आपका लक्ष्य है, उस लक्ष्य की प्राप्ति तक वह ले जाए और वह उस तरीके से लेक्चर जिसका हो, विषय वस्तु हो, बच्चों आप वहीं से केवल जोड़ने का प्रयास करिएगा। तो जो इस चरण में मैंने आज आपसे चर्चा किया तद्भव तत्सम तक, ये हम जो अपने पाठ्यक्रम, जो हमारा सामान्य हिंदी पाठ्यक्रम है, ये हमने जहाँ तक आपसे चर्चा किया, इसी के जस्ट बाद जो नेक्स्ट चैप्टर शुरू होता है वहाँ पर हम आपसे कल बात करेंगे। तो ये हम पार्ट 1 कर दे रहे हैं, इससे मतलब जो है पाठ्यक्रम पार्ट 1, ये हमारा पाठ्यक्रम जो पार्ट 1 या एक चैप्टर्स पर हमें किन किन बातों को ध्यान देना है, हमें कैसे अपनी पढ़ाई करनी है, ये सब चीज़ें। इसी तरीके से पार्ट 2 जो हम आएंगे तो इसके आगे क्रमागत जो हमारा है पाठ्यक्रम, उसके बाद कौन कौन से चैप्टर हैं उसको हम कैसे पढ़ेंगे, ये एट लास्ट पाठ्यक्रम का पूरा डिटेल करने के बाद फिर हम आपको बताएंगे कि जो लोअर सबऑर्डिनेट का जो एग्ज़ाम होता है या आपका समीक्षा अधिकारी अर्थात जो RO का एग्ज़ाम होता है, या आपके दरोगा के एग्ज़ाम जो होते हैं BDO के, अर्थात भिन्न जो परीक्षाएं जहाँ पर हिंदी विषय बहुत सम्मिलित है, वह जो मटेरियल कलेक्शन कहाँ से किया जाए, हमें कौन कौन सी किताबें पढ़ना है, कौन कौन सी किताबें नहीं पढ़नी है,
बच्चों देखो, ये जो प्रतियोगी छात्र छात्रा की पूर्व शर्त यही होती है कि वह जो भी अपना टारगेट फिक्स किया है, वो जो टारगेट को प्राप्ति हेतु वह जो है सामग्री जो प्राप्त कर रहा है या प्राप्त कर रही है, वह जो सामग्री कैसी है। और जैसे मान लो सामग्री हमने सही तरीके से प्राप्त कर लिया, तो वहाँ पर हमारा पढ़ने का विजन वह है कैसा, वो जो पढ़ने के विजन के दौरान कहीं जो भटकाव ना हो। तो ये सब बातें ये हम पूरा सिलेबस लिखाने के बाद कल आपको डिटेल करेंगे। तो जो पाठ्यक्रम पार्ट 2 में मेरी आपकी मुलाकात कल से होगी। जैसा कि मैंने आपसे बताया, मेरी लाइव क्लास में आऊँगा बच्चों। ये जो वीडियो बना करके फिर आपको देना दिखाना, ये सब विलंबना होती है, मतलब टाइम को बिना मतलब खींचना नहीं है। लाइव क्लास में आप हमसे जुड़ेंगे। जिस रूप में हम जो ऑफलाइन क्लास पढ़ाते थे, उसी रूप में आपको हम ऑनलाइन क्लास पढ़ा रहे हैं। ये जो आज का वीडियो जो मेरा बच्चे देखें, वो जो है वो अपने अन्य मित्रों से भी साझा करें, उनसे भी बताएं। जो हिंदी पढ़ चुका हो, जो हिंदी का बहुत ज़बरदस्त विद्वान जो स्वयं को लगाता हो, उसको भी साथ में लिए रहना। वही आपको बताएगा कि ये जो पढ़ा रहा है, लिखा रहा है, ये इसकी पढ़ाई लिखाई आपके जीवन में कुछ रंग लाएगी कि नहीं लाएगी। ये सब भी चीज़ें आप ध्यान देना। एक बार हम फिर से रिपीट कर रहे हैं कि मेरी ऑनलाइन क्लास 6 अगस्त को स्टार्ट होगी, जिसका समय रहेगा शाम 4 बजे, मतलब 4 PM। ध्यान दीजिएगा। मेरा वीडियो जब आप देखेंगे तो नीचे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, वो आपको दिख जाएगा। और आपको जो भी मैसेज करना हो, जो भी मुझसे बात करनी हो, आप उस पर अपनी बातें कर सकते हैं। इसके बाद फिर कल